हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ईपीएफओ 2017 के पेपर का पार्ट 4। ये जो पार्ट 4 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये पार्ट आपको जो लोग ईपीएफओ को एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों को जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से अलग करता है। अगर आपकी इस पार्ट पर कमांड है तो जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जीएस का पोर्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप उनको इस पोर्शन में मार्क्स दे सकते हैं। तो अगर आपने इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, वहां पर जाके आप इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर जो 61 है ये अकाउंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये बात कर रहा है कैलकुलेट द सम इंश्योरेबल। सम इंश्योरेबल निकालना है, किस डेट का निकालना है। अभी क्या कहना चाह रहा है कि डेट ऑफ फायर कब है, 1 मार्च 2016 को आग लगी। एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 1 मार्च 2015 से लेकर 29 फरवरी 2016 तक कितना है, 88 लाख रुपए का है, ठीक है। उसका एग्रीड ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%। मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने क्या किस चीज पर एग्रीड किया है, उसने ग्रॉस प्रॉफिट एग्रीड किया 20% पर। अब आगे क्या कहता है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्लॉज प्रोवाइडेड फॉर द इंक्रीज ऑफ टर्नओवर बाय 10%। एक स्पेशल क्लॉज भी दे दिया गया है जिसमें 10% ऑफ टर्नओवर इंक्रीज की बात की गई है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो जो आपको ये दिया हुआ है इसका आप 20% निकालेंगे। 20% आप कैलकुलेट करेंगे, 20-2500, तो ये कितना आ जाएगा 17600। तो ये क्या है, ये आया आपका क्या ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्लॉज प्रोवाइडेड, एक क्लॉज प्रोवाइड किया गया किसका 10% इंक्रीमेंट इन द टर्नओवर। तो मतलब क्या है, तो जो टर्नओवर है उसमें 10% इंक्रीमेंट का क्लॉज प्रोवाइड किया गया, तो इसका मतलब क्या ग्रॉस प्रॉफिट में भी 10% हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका 10% की जो भी वैल्यू होगी वो प्लस ये ग्रॉस प्रॉफिट जो आ रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो बेसिकली इसका 10% आप सीधे सीधे कैसे निकाल सकते हैं, इसका 10% क्या हो जाएगा 17600, ठीक है ना। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19, निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 193600। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। तो आपको इस तरीके से नॉर्मल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। समझ में आया, ये उसका टर्नओवर था। एग्रीड ग्रॉस प्रॉफिट जो इंश्योर था वो कितना था 20% था, तो वो 20% हमने टर्नओवर का निकाल लिया, कितना आ गया, इतना आ गया। फिर उसके बाद क्या किया, एक एग्रीड किया गया क्या कि हर साल 10% टर्नओवर इंक्रीज करा जाएगा। तो इसका मतलब क्या ग्रॉस प्रॉफिट भी अगर मैं इसका 10% कर दूंगा तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट भी 10% इंक्रीज हो जाएगा। तो वो इस हिसाब से आप इसको टोटल करेंगे तो जो इतना सम इंश्योर्ड है मतलब दोनों सालों का ग्रॉस प्रॉफिट वो आ जाएगा यहाँ पर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगर आपने अकाउंटिंग थोड़ी सी पढ़ी तो बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए ये। तो इसमें क्या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो अब हम बात करें पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, जैसे मैंने किसी के नाम पर जो अकाउंट है, जैसे मोहित का अकाउंट हो गया, ठीक है ना, किसी कंपनी का अकाउंट हो गया, वो क्या है, वो सारे पर्सनल अकाउंट है। अब मैं जब आपसे बात करूंगा कि भाई रियल अकाउंट क्या है, जैसे मैंने किसी कंपनी में मशीन अकाउंट हो गया, ठीक है ना, फर्नीचर का अकाउंट हो गया एक। जब हम अकाउंटिंग वगैरह करेंगे तो उसमें आप ये चीज देखते हैं कि रियल अकाउंट क्या है, जो भी चीज रियल है किसी कंपनी में यूज की जा रही है वो हो गया। पर्सन मीन्स किसी के नाम से जो होता है, उस टाइप से ये अकाउंट्स होते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 63 क्वेश्चन कहता है लिगेसीज आर जनरली, लिगेसीज क्या है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वसीयतें, मतलब विल अगर आपको मिली है किसी से तो वो क्या है, तो विल आर कंसिडर्ड एज टू बी रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जो वसीयतें हैं वो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के अंदर ही एंट्री की जाती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रीटेड एज इनकम। हाँ, इनकम तो ट्रीट की जाती है, बट जब वसीयत है विल है तो वो क्या होगा, वो एक तरह से कैपिटलाइज होगी, तो वो क्या है, वो कैपिटल होगी। एक्सपेंडिचर तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर जैसे हम बोलते हैं ना, इसकी एंट्री किस में की जाती है, इसकी एंट्री की जाती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। किसमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर आपने पेमेंट किसी चीज का पेमेंट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो उस टाइम पर एक्सपेंडिचर हो जाएगा, बट वो एक्सपेंडिचर कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में हम लोग उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 63 का आंसर ए हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से अकाउंट्स की तैयारी करनी ताकि आप एग्जाम में किसी से पीछे ना रह सकें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एबनॉर्मल लॉसेस ऑन द कंसाइनमेंट क्रेडिटेड टू। अब आपको एक चीज समझनी है, जो भी हम अकाउंटिंग के अंदर एंट्री करते हैं वो दो फॉर्म में होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट की फॉर्म में, ठीक है ना। तो अब आपको एक चीज याद रखनी है, जो भी आपके रियल अकाउंट्स होते हैं, क्या रियल अकाउंट होते हैं, तो आप उसमें कैसे करेंगे, वॉट एवर कम्स इन गोज टू डेबिट, वॉट एवर गोज आउट कम्स टू क्रेडिट। तो अब एक चीज देखेंगे, जिस अकाउंट से जो चीज जा रही है वो तो क्रेडिट होगी, जिस अकाउंट में कोई चीज आ रही है वो डेबिट होगा। तो क्या हो रहा है, एबनॉर्मल लॉसेस ऑन द कंसाइनमेंट इज क्रेडिटेड टू। अब किस में क्रेडिट होंगे, तो अब एक चीज देखो, अगर मेरे ये एबनॉर्मल लॉसेस हुए तो दो एंट्री होंगी इसकी, क्या दो एंट्री होंगी, एबनॉर्मल लॉसेस तो मतलब लॉस बढ़ रहे हैं ना, तो लॉस कम्स इन मींस एबनॉर्मल लॉस इज डेबिट, और क्या हुआ, कंसाइनमेंट अकाउंट इज क्रेडिट। अब बहुत लोगों को ये एंट्री एक बार में नहीं समझ में आएगी, अकाउंटिंग में आपको धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज समझ में आएंगे, बट आपको ये एक फंडामेंटल है कि अगर आपका कोई रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में वॉट एवर कम्स इन इज डेबिट और वॉट एवर गोज आउट इज क्रेडिट। आपको ये फंडामेंटल याद रखना है, ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर द जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो मतलब क्या, गुड्स क्या कहां आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट में आ रहे हैं। तो अब मैंने आपको क्या चीज बताई थी रियल अकाउंट के फॉर्म में, रियल अकाउंट में क्या होता है, वॉट एवर कम्स इन इज डेबिट और वॉट एवर गोज आउट इज क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा इसमें, जॉइंट वेंचर अकाउंट इज डेबिट और परचेज अकाउंट इज क्रेडिट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द अमाउंट इज डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। भाई जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या आ गया, जॉइंट वेंचर अकाउंट में माल आ गया, तो माल आ गया तो क्या अमाउंट इज डेबिटेड, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। सेल्स इज इतना है, जब ये सेल्स है तो सेल्स में क्या होता है, सेल्स में भाई मैं अगर कोई भी चीज सेल करूंगा, एसपी की बात करूं तो उसमें क्या होता है, कॉस्ट प्राइस भी होता है मेरे प्लस प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। जो 20 लाख जो रुपए हैं मेरे पास, ये क्या है, ये बेसिकली मेरी टोटल सेल है, सेलिंग प्राइस है। तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड। तो जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो किस पर निकलेगा, वो निकलेगा मेरा कॉस्ट प्राइस पर। तो 20 लाख तो ये मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो अगर मैं इसको निकालूंगा, ठीक है, तो ये कितना आ गया सीपी, ये सीपी आ गया मेरा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 25% ऑफ सीपी। तो इसका 25% मतलब इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये, ठीक है। यहां तक समझ में आया, कुछ नहीं है, या कुछ एसपी दे रखा है, सेल्स प्राइस दे रखा है, आपको क्या निकालना है, पहले सीपी निकालना है, देन उसके बाद उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो इसका कितना आ जाएगा आंसर, 4 लाख आंसर आ जाएगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रांच काउंट अंडर द डेब्टर सिस्टम इज। अब आपको एक चीज बताऊं पहले मैं, जो ये डेब्टर सिस्टम है ना, ये सिस्टम बेसिकली वन अकाउंट सिस्टम कहलाता है, ठीक है ना। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने एक अकाउंट बना लिया, इस सिस्टम के अंदर मेरे पास डेबिट भी है और मेरे पास क्रेडिट भी है। जो भी मेरा एक्सेस क्रेडिट होगा वो मैं एक एक्स्ट्रा अकाउंट में भेज दूंगा। जैसे मेरे पास सपोज मैं एक बैंक की ब्रांच चलाता हूं, ठीक है ना, तो मेरे पास एक ब्रांच है, सपोज करो, मैं आपको इस एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के रेफरेंस में समझा रहा हूं। मेरे पास एक ब्रांच है, ठीक है ना, इस ब्रांच में मेरे पास एक एक्सेस प्रॉफिट भी हो रहा है और एक क्या कहते हैं मेरे पास डेबिट भी हो रहा है। तो जो भी मेरा एक्सेस क्रेडिट होगा वो मेरा कहां चला जाएगा, सपोज करो जो ये ब्रांच अकाउंट है, ये पहले तो मैं आपको ये समझा दूं, बनता कहां, ये बनता है हेड ऑफिस में। कहां बनता है, हेड ऑफिस में, ठीक है ना। जो भी हेड ऑफिस होंगे वो एक ब्रांच अकाउंट रखेंगे, एक पर्टिकुलर ब्रांच का एक पर्टिकुलर अकाउंट हो गया। तो मेरी जो बैलेंस शीट मैंने मैच करी उसमें जो भी मेरा एक्सेस प्रॉफिट होगा वो कहां चला जाएगा, वो ब्रांच अकाउंट में चला जाएगा। अब जो भी मेरा एक्सेस डेबिट भी होगा वो भी मेरा कहां चला जाएगा,
ब्रांच अकाउंट में जाएगा, तो जो प्रॉफिट होगा वो एज अ प्रॉफिट जाएगा, और जो मेरा लॉस होगा वो क्या जाएगा, एज अ लॉस जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। तो ये मेरा होगा, ये एज अ लॉस और एज अ प्रॉफिट जाएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या चीज बताई थी, एक हेड ऑफिस के लिए एक ब्रांच को चलाना इज अ काइंड ऑफ, अगर प्रॉफिट दे रहा है तो इज अ काइंड ऑफ इनकम, और अगर लॉस दे रहा है तो इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस। तो इनकम और एक्सपेंस जो भी होंगे, तो ऐसा अकाउंट जो इनकम और एक्सपेंसेस को बताता है वो कौन सा अकाउंट होता है, वो अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। यहां तक बात समझ में आई। क्या बोला, ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस में बनाए जाते हैं, जो इस चीज का लेखा जोखा रखता है कि एक ब्रांच में मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसके बेसिस पर, मतलब हेड ऑफिस के लिए वो ब्रांच अकाउंट क्या हो गया, वो हो गया एक इनकम और एक्सपेंस का जरिया। तो इनकम और एक्सपेंसेस किस अकाउंट में ट्रीट किए जाते हैं, वो ट्रीट किए जाते हैं एज अ नॉमिनल अकाउंट। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बात करता है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर शुड बी अपोर्शनड ओवर अ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू हॉर्स पावर ऑफ मोटर। से इलेक्ट्रिक पावर का आपका बिल नहीं, कॉस्ट नहीं निकल के आएगी। हॉर्स पावर तो ठीक है, एचपी हो गया वो ठीक है, उससे क्या होगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, इससे भी कुछ नहीं होगा। हॉर्स पावर मल्टीप्लाइड बाई मशीन आवर, एक मशीन कितने घंटे चलती है उसका मल्टीप्लाई करेंगे कितने हॉर्स पावर की मशीन है, उससे आपको क्या निकलता है, उससे आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई रेट निकल जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई बाई रेट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगी कितना आपको कॉस्ट का कंजम्पशन है। क्योंकि एक इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग सेक्शन, जैसे सेल्स सेक्शन भी हो गया, मेरा प्रोडक्शन सेक्शन हो गया, मेरा आर एंड डी सेक्शन हो गया। अब क्या हर सेक्शन में अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, उसमें अलग अलग टाइप की मशीन चल रही है। तो मेरे को अगर उसकी कॉस्ट निकालनी है तो मैं किस बेसिस पर निकालूंगा, मैं निकालूंगा हॉर्स पावर मल्टीप्लाइड बाई मशीन इंटू जो इलेक्ट्रिसिटी वहां पर रेट चल रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द फॉर्मेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिस्क्राइब्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसमें प्रिस्क्राइब्ड है, सबसे पहले मैं वही चीज समझाता हूं। किसी भी शेड्यूल के अंदर जो फर्स्ट शेड्यूल होता है, जब उसमें डेफिनेशन वगैरह ये सब चीजें दी जाती हैं, तो जो इसका आंसर होगा वो आंसर क्या है, तो ये तो आपको वैसे ही गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या है, शेड्यूल 3 के अंदर उसमें क्या है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट और ये सब चीजें दी गई हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रहा है, अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है और आप शेयरिंग में कोई कंपनी या कुछ भी चीज चला रहे हो, तो उसमें जो प्रॉफिट होगा वो किस तरीके से शेयर होगा। तो ये तो आपने अगर पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा प्रिपरेशन करिए पार्टनरशिप एक्ट। पहले तो आप मुझे ये बताओ पार्टनरशिप एक्ट आया कब था, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, कब आया था, 1932 के अंदर पार्टनरशिप एक्ट आया था। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, आपका किस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, वो उस हिसाब से करेंगे। इनिशियली आपने अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इनिशियली जिस रेशियो में आपने इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी उसके बेसिस पे आपको क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस दिए जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क कमिटी, सेफ्टी कमिटी, कैंटीन कमिटी आर द एग्जांपल ऑफ। इसमें तो आप सीधे एजुकेशन मतलब रबे सजेशन बिल्कुल नहीं है इसमें, और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बट क्योंकि कैंटीन है और सेफ्टी कमिटी, तो इसमें क्या वर्कर्स का पार्टिसिपेशन लिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 71 का, 71 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट एम एंड पर्पस ऑफ ILO एज पर द फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन। पहले तो ये तो फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन कब आई थी, यही थी 1944 में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन। अब आप एक चीज सोचो, मैं अगर इसको कॉमन सेंस से ही करने की कोशिश करूं एलिमिनेशन मेथड से, तो मैं क्या करता हूं, लेबर इज नॉट अ कम्युनिटी, ऑब्वियसली ये बात सही है, तो ILO ने भी बोली होगी, मैं सिर्फ नॉर्मल कॉमन सेंस यूज कर रहा हूं। हाँ तो ठीक है, ये बात भी ठीक हो गई। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन आर एसेंशियल सस्टेन प्रोग्रेस, बिल्कुल ठीक है। पॉवर्टी एनीवेयर कंस्टिट्यूट डेंजर टू द प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, ये भी मुझे मतलब मुझे नहीं पता फिलाडेल्फिया क्या है, बट ये चीज मेरे को समझ में आ रही है कि हाँ ये एक पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं जो उसमें ऑब्वियसली इनकॉर्पोरेट किए गए होंगे। नेक्स्ट कहता है द वॉर अगेंस्ट द वॉन्ट्स रिक्वायर्ड टू बी कैरिड अंडर अ फिगर विद इन द ईच नेशन एंड इज सोनली रिस्पॉन्सिबल। मतलब ये कहना चाह रहा है जो किसी भी देश की वांट को, यहाँ पर एक तरह से गरीबी आप समझ लो, जो किसी भी देश की गरीबी है उसको रिमूव करना एक देश की जिम्मेदारी है और ये सोनली उस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑब्वियसली जब फिलाडेल्फिया की बात कर रहा है तो ये किसी देश पे इंपोजिशन तो कर नहीं सकता, तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पूछा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना। ये सिर्फ हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है इसको। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 73rd क्वेश्चन पूछता है रॉबर्ट हेक्सोस के अनुसार 5 फंक्शनल टाइप्स ऑफ यूनियनिज्म है। ये क्वेश्चन कहां से है, ये क्वेश्चन है
ट्रेड यूनियन से। कहां से है? ट्रेड यूनियन से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रॉबर्ट हाइक्स ने 5 टाइप की यूनियंस बताई थी, उनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर सीधा सीधा ऑब्वियसली इसको मार देंगे। तो कौन कौन सी? एक तो बिजनेस हो गई, एक प्रेडेटर हो गई, ठीक है ना, एक रिवॉल्यूशनरी हो गई, एक कौन सी हो गई? एक डिपेंडेंट हो गई, तो ये कौन सी हो गई? चौथी। फिफ्थ कौन सी है? फिफ्थ है फ्रेंडली और अपलिफ्टमेंट, ठीक है। तो 5 टाइप की यूनियनिज्म के बारे में बताया कि मतलब इस टाइप की ट्रेड यूनियंस हो सकती हैं, बिजनेस यूनियनिज्म, प्रेडेटर, रिवॉल्यूशनरी, डिपेंडेंट और फ्रेंडली और अपलिफ्टमेंट टाइप, ठीक है। तो ये 5 आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? एक्सेप्ट दिस वन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन पढ़िए पूरा, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है, क्या है? कोई भी डिस्प्यूट है, तो एक थर्ड पर्सन को बुलाकर उस डिस्प्यूट को सॉल्व कराया गया टू रीच ए म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी एग्रीमेंट, मतलब दोनों जिससे सेटिस्फाई कर जाए ऐसे एग्रीमेंट पे लेके आया गया। तो अगर आपने इन तीनों प्रोसेस को पढ़ा होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये क्या आंसर है इसका? इसका आंसर समझ में आ जाएगा आपका, ये आंसर है 74 का सी। कॉन्सिलिएशन में क्या होता है? थर्ड पर्सन तो आता है, प्लस वो क्या करवाता है? वो म्यूचुअली एग्री करवाता है। क्या करवाता है? म्यूचुअली एग्री। आर्बिट्रेशन में क्या होता है? इसमें भी थर्ड पर्सन आता है, बट ये कंपेल करता है। इसको कंपेल ना लिख के आप इसको कहेंगे इसका डिसीजन बाइंडिंग होता है ऑन बोथ पार्टीज, ठीक है ना। एडजुडिकेशन तो सीधा सा है, थ्रू कोर्ट हो गया, ठीक है ना। तो आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन लगभग सेम होते हैं, बट अगर आर्बिट्रेशन हमने करवाना है तो उसके अंदर जो भी डिसीजन होगा आर्बिट्रेटर के द्वारा वो बाइंडिंग होगा बोथ पार्टीज के ऊपर। कॉन्सिलिएशन के अंदर म्यूचुअली एग्रीमेंट होता है कि हाँ भाई मैं भी एग्री, तुम भी एग्री, और उस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर अंडर द इंडस्ट्रियल एक्ट इज रेफर्ड टू। जो इंटरप्रिटेशन के काम है वो कौन करेगा? तो ऑब्वियसली वो काम कौन करेगा? वो करेगा कोर्ट। एम्प्लॉयमेंट कोर्ट बिल्कुल नहीं करेगा, ये एक हो सकता है, ये भी बिल्कुल नहीं करेगा, तो आपको इन दोनों में होगा। तो बट इसका आंसर क्या है? लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट हमेशा इंटरप्रिटेशन करती है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स के स्टैंडिंग ऑर्डर्स को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ यूनियन हुज मेंबर्स में कवर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन मेनी इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट्स इज नोन एज। अगर सोचो एक ही क्राफ्ट के लोग होते, एक ही क्राफ्ट के लोगों की यूनियन होती तो वो क्राफ्ट यूनियन कहलाती। एक ही टाइप के इंडस्ट्रियल यूनियन होती है, अगर ऑटोमोबाइल की मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल यूनियन हो गई। बट अगर क्योंकि वो सब चीजों को इंक्लूड कर रही है तो वो कौन सी यूनियन हो जाएगी? वो यूनियन हो जाएगी जनरल यूनियन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनरल यूनियन। Which one of the following perspective of industrial relation is based on the assumption that both the parties strive to exercise economic wages as well as political power? इसको हिंदी में समझते हैं क्या कहना चाह रहा है कि वो ऐसा कौन सा प्रोस्पेक्टिव है जिसके अंदर दोनों पार्टीज बोले तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, बोथ पार्टीज, क्या कहना चाह रहा है? बोथ पार्टीज किस लिए लड़ाई करते हैं, स्ट्राइक किया, किस लिए आगे चलते हैं? वो चलते हैं इकोनॉमिक पावर लेने के लिए और पॉलिटिकल पावर लेने के लिए। तो इनमें से कौन सा प्रोस्पेक्टिव है जिसके अंदर ये सब काम होते हैं? तो आपको सबको पता होगा इसका आंसर क्या है? प्लूरलिस्टिक प्रोस्पेक्ट। मतलब प्लूरलिस्ट प्रोस्पेक्ट के अंदर क्या होता है? लेबर और एम्प्लॉयर बोथ ट्राई टू टर्न द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, मतलब दोनों चाहते हैं कि भाई इधर से मैं भी पावर ले लूं और मैं भी पावर ले लूं और मैं उस कंपनी को गाइड करूं। यूनिटरी मैथड प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? यूनिटरी प्रोस्पेक्ट क्या होता है कि उसमें यह समझाता है इंडस्ट्री को एज अ वन ऑर्गेनाइजेशन समझा जाता है, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का एम, गोल और इसका इंटरेस्ट क्या होता है? म्यूचुअल कॉपरेशन का होता है। तो यूनिटरी तो वैसे ही नहीं होगा। रेडिकल क्या है? रेडिकल के अंदर क्या है? इकोनॉमिक जो रेडिकल है ये बेसिकली मार्क्स के प्रोस्पेक्ट पे भी आधारित है। किस पे? मार्क्स की थ्योरी पे। तो मार्क्स के अंदर क्या है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसी इंडस्ट्रीज के अंदर हो रही हैं वो किससे गवर्न होती है? वो गवर्न होती है प्रॉफिट से। और प्रॉफिट ही क्या है? इज अ रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। तो रेडिकल नहीं होगा, क्योंकि रेडिकल के अंदर क्या है? वो ये बोला गया कि जो गवर्न कर रहा है पूरी इंडस्ट्री को कौन कर रहा है? प्रॉफिट गवर्न कर रहा है, और प्रॉफिट की वजह से पूरा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, जो मनी है उसकी वजह से। प्लूरलिस्टिक में क्या है कि दोनों चाहते हैं कि मेरा डिसीजन माना जाए कि मेरा डिसीजन माना जाए। ट्रस्टीशिप क्या है? ट्रस्टीशिप के अंदर क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी और इंडस्ट्रीज है उसको ये अज्यूम किया जाता है कि इट इज नॉट बिलोंग्स टू वन पर्सन, इट इज बिलोंग टू अ सोसाइटी। सो मतलब सबके लिए ये बिलोंग करती है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रोविजन ऑफ द वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। तो अगर आपको आर्टिकल्स अच्छे से पता होंगे तो आप इसका इजीली आंसर मार्क कर देंगे। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आर्टिकल 43A। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर। जो ट्रेड यूनियन की सिक्योरिटी मेजर है उसमें से वो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? क्लोज शॉप सिस्टम ये है, एजेंसी वाला भी है, यूनियन शॉप सिस्टम तो क्या नहीं है? ओपन शॉप सिस्टम। इसमें क्या होता है? एक ओपन शॉप सिस्टम के अंदर एक यूनियन बनाई जाती है। कैसे? जो मेजोरिटी ऑफ द की एम्प्लॉइज हैं उनके द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर दिया जाता है, सिंपल। तो जो बात करता है किसके लिए? जो बात करता है एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए। बट बाकी सिस्टम्स के अंदर क्या है? वो इलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, उस हिसाब से काम होता है। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओपन शॉप सिस्टम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैट्यूटरी मशीनरी फंक्शन एट सेंट्रल लेवल। मतलब स्टैट्यूटरी मशीनरी मतलब कौन सी इसमें से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्ट के थ्रू आई है? कौन सी आई है? वही है ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है ना? ये क्या, ये एक्ट के थ्रू, आपने उसका एक्ट भी पढ़ा होगा, ESI एक्ट जो है, जिसके अंदर जिन लोगों की इनकम 21,000 से कम है उन लोगों को क्या, उन लोगों को इंश्योरेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है विद अ वेरी लेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सिटीजन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है जो सिटीजन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर है वो कौन सा है? तो लेबर इज लार्जली रिगार्डेड बाय एम्प्लॉयर एज अ ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री। मतलब ये पूरा सिटीजन कब माना जाएगा? सिटीजन तब माना जाएगा जैसे किसी डेमोक्रेसी के अंदर कोई आदमी सिटीजन कैसे होता है कि डेमोक्रेसी में जब उसका पार्टिसिपेशन आना स्टार्ट हो जाए। तो इसका मुझे क्या आंसर समझ में आ रहा है? इसका मुझे ऑप्शन सी दिख रहा है। लेबर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड इन रिगार्ड टू द टर्म एंड कंडीशन वर्क अंडर विच दे आर सपोज टू वर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेबर इज अफेक्टेड बाय लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई, बिल्कुल गलत है। सिटीजन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या? सिटीजन कॉन्सेप्ट मतलब कुछ आदमी को सिटीजन कब माना जाएगा किसी में? जब उसका पार्टिसिपेशन काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग among of the following appointed as the chairman of the central advisory board constituted by central government under the minimum wage act। ये वही वाली बात कि आपने अगर एक्ट्स पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर बहुत क्लियरली कर देंगे। ये पूछा चेयरमैन किसको बनाया जाएगा, किसका? मिनिमम वेज एक्ट का। तो अब मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज बताता हूँ। अगर आपको मिनिमम वेज एक्ट का चेयरमैन बनाना है तो ऑब्वियसली अगर आप एम्प्लॉइज की तरफ से बना देंगे तो भाई एम्प्लॉयर कहेंगे कि नहीं आपने इतना क्यों उनकी साइड ले ली। अगर मैं एम्प्लॉयर का बना दूंगा तो एम्प्लॉय करेंगे। तो ऑब्वियसली इन दोनों में से तो कोई होगा नहीं। तो आप अगर ऑप्शंस जैसे देखेंगे, वन ऑफ द एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल गलत। वन ऑफ द एम्प्लॉइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बोर्ड, बिल्कुल गलत। ठीक है, ये दोनों तो आपके वैसे कट गए। अब इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? अ फंक्शनरी ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। अगर मैं इसको भी बना देता हूं तो इन दोनों में जब टाई होगा तो यही बंदा जो होगा जो उस चीज का डिसीजन करवाने की कोशिश करेगा। तो बट ये कमेटी में होगा, नॉट एज अ चेयरमैन। तो चेयरमैन कौन होगा? वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द बोर्ड, नॉट बाई ध्यान रखना, नॉमिनेटेड नहीं होगा वो। ठीक है ना? तो इस चीज को आपको याद रखना कि एक्ट में अगर आप मतलब सपोज नहीं भी पढ़ा एक्ट और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना। दो ऑप्शन तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी, तो इसका क्या आ जाएगा? स्टेट लिस्ट के अंदर कौन सा आता है? रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल। ठीक है ना? सोशल सिक्योरिटी नहीं है। सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस किसके अंडर है? ये सेंट्रल के अंडर है। एग्जाम्पल के तौर पे LIC है आपके पास, NIC नेशनल इंश्योरेंस है। तो क्या ये सब नेशनल लेवल पर है। रेगुलेशन कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी सेंट्रल उसके उस पर है। रेगुलेशन ऑफ लेबर सेफ्टी इन माइंस, ये भी क्या है? ये सेंट्रल के ऊपर है, क्योंकि माइंस वगैरह किसके अंदर? वैसे तो स्टेट्स के अंदर आती है, बट जो लेबर लॉ जो बनाया जा रहा है वो कहां बनाया जा रहा है? सेंटर के लेवल पे बनाया जा रहा है। आपको पता होगा लेबर लॉ कौन सा 2020 भी आया है। कौन सा लेबर लॉ आया है? 2020। ठीक है ना? तो किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है। तो इट मींस ये रेगुलेशन और सेफ्टी वाले कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, लाइक कि आपने जो लेबर लॉ के ट्रेड यूनियंस की थ्योरीज हैं और बाकी इंडस्ट्रियल रिलेशन की थ्योरीज हैं, अगर आपने वो सब चीजें पढ़ी हुई हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है
द अजम्पशन दैट मैन इज सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड एंड ऑलवेज ट्राई टू अचीव वंस एंड इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर। तो ये किस थ्योरी में बोला गया, लेबर वेलफेयर की किस थ्योरी के अंदर बोला गया? मतलब ऐसी कौन सी थ्योरी जिसके अंदर ये अज्यूम किया गया है कि आदमी सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है और अपना गोल अचीव करना चाहता है एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। तो ऑब्वियसली ऐसा कौन सा होगा? ये थ्योरी आ जाएगी भाई पुलिस थ्योरी। कौन सी थ्योरी भाई? पुलिस थ्योरी। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होगी? दूसरों की मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट समझा जाए जहां पर गुड वर्किंग कंडीशंस हो, फैसिलिटीज अच्छी हो, वो सब ऐसी थ्योरी होगी जहां पर ये अज्यूम किया जाए, है ना। रिलीजियस थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी वो थ्योरी होती है जिसके अंदर मैन इज एसेंशियल बट इन विच रिलीजन सीम्स टू बी एज अ एनिमल। ठीक है ना। इस थ्योरी के अंतर्गत क्या होता है, ये बोलते हैं कि गुड वर्क इज ऑलवेज सीम्स एज अ इन्वेस्टमेंट। मतलब आप जो भी अच्छा काम करेंगे, मतलब रिलीजन वाली बातें टाइप की करनी है ना, तो वो कहां पे आ जाएगा? वो रिलीजियस थ्योरी में आ जाएगा। प्लिकेटिंग थ्योरी क्या होती है? प्लिकेटिंग थ्योरी क्या है? जिसमें यह अज्यूम किया जाता है कि लेबर की कंडीशन हमेशा धीरे धीरे करके अच्छी हो रही है, तो उसकी जो मिनिमम वेज वगैरह की जो डिमांड है वो हमेशा जायज है। ठीक है ना। तो प्लिकेटिंग थ्योरी इस चीज को डिनोमिनेट करती है कि मतलब लेबर की कंडीशन धीरे धीरे करके सुधर रही है और जो भी वो डिमांड कर रहा है वो एक जायज डिमांड कर रहा है। ठीक है ना। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर आइक्रोड फॉर्मूला इज एसोसिएटेड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। ठीक है ना। तो ये डॉक्टर इसके फॉर्मूला के बेसिस पर ही 7th पे के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिन्यूमरेशन जो दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, वो भी डिसाइड किया गया है। तो इसके अंदर क्या बात कही गई है? इसके अंदर बात कही गई है कि जो ये फॉर्मूला है ये बात करता है परफॉर्मेंस की प्लस जो इन्फ्लेशन है। ठीक है ना। इन्फ्लेशन की बात करता है। इन दोनों के बेसिस पे ये रिन्यूमरेशन डिसाइड करता है कि भाई किस आदमी को कितना रिन्यूमरेशन दिया जाएगा। ठीक है ना। और अच्छा, ये है कौन? सबसे पहले तो आपको ये बताओ ये है कौन? ही इज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कौन है ये? ही इज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन के अंदर जो है उसके हैं। तो उनके बेसिस पे उन्होंने क्या बताया मिनिमम वेज के लिए ये चीजें हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत लंबा है, आप इसको पढ़ो, मैं उस पर बिल्कुल सीधे से आता हूं। ये क्वेश्चन कहना चाहता है दिस स्टेटमेंट विच एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे ये यूपीएससी जानता है। अब आइदर या तो आपने ये स्टेटमेंट कहीं पढ़े हो, किसने दिए गए हैं, तो आप इसका इजीली आंसर करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना। इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा कहीं पर तो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है। अब अगला बात करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मेडिकल बेनिफिट एज अ नॉन कैश बेनिफिट वाज प्रोवाइडेड अंडर। अब आपको मैंने पहले एक क्वेश्चन में मैंने चीज बताई थी कि जो ईएसआई सिस्टम है, इंश्योरेंस सिस्टम है, वो लॉन्च किया गया किसके लिए? लेबर्स के लिए लॉन्च किया गया। तो जो नॉन कैश बेनिफिट है किसमें? मेडिकल के अंदर। तो ऑब्वियसली किसमें आ जाएगा? वो इसके अंदर आ जाएगा। क्यों? फैक्ट्री एक्ट के अंदर होगा नहीं, माइंस एक्ट के अंदर होगा नहीं। इसमें हो सकता था बट क्योंकि ईएसआई एक्ट अगर आपने पढ़ा तो उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि नॉन कैश बेनिफिट भी दिया जाएगा। जो लोग कैशलेस टाइप एक तरह से जो बोलते हैं ना, वो इन लोगों को दिया जाएगा जो लोग अंदर ईएसआई कवर्ड है। ठीक है। इसके अंदर हम टोटल 90 तक क्वेश्चन करेंगे, बाकी 30 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ कंटीजेंसी आइडेंटिफाइड बाय विलियम वेवरिज इन हिज कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जो विलियम वेवरिज थे, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि देयर आर 5 जाइंट इविल्स। वो 5 जाइंट इविल्स कौन कौन से थे? वो इन्होंने बताया कि वो थे वांट, डिसीजेस, इग्नोरेंस, स्क्वेरल एंड आइडियलनेस। तो इन्होंने बोला कि ये जो 5 पॉइंट है ये क्या है? 5 जाइंट इविल्स हैं। मतलब इससे बड़ा कोई बड़ा इविल है ही नहीं। तो उसके अंदर इन्होंने इनको इविल माना है, बाकी अदर चीजें इविल में नहीं है। ओल्ड एज को नहीं माना है। ठीक है ना। तो ओल्ड एज नहीं माना तो आपकी ये वैसे ही चीजें खत्म हो गई। डिसेबिलिटी का एक सडन वो है, सडन है कि अब या तो डिसेबिलिटी किसी को जेनेटिकली मिल जाएगी या फिर एक्सीडेंट वगैरह के थ्रू मिल रही है, तो इट्स नॉट अ इविल। ये एक आपको टाइम ड्यूरिंग द टाइम कभी भी हो सकती है। तो उन्होंने किस चीज को? वांट, डिसीज, इग्नोरेंस एंड स्क्वेरल एंड आइडियलनेस को 5 इविल्स माना है। ये क्वेश्चन क्योंकि उस टाइम पर अटल पेंशन योजना चल रही थी, ज्यादा चल तो अभी भी रही है बट उस टाइम पर ज्यादा इस चीज से क्योंकि नई नई स्कीम लॉन्च करी थी इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। इसमें पूछा नॉट करेक्ट। तो जिन लोगों ने थोड़ा सा भी करंट अफेयर उस टाइम पर फॉलो किया हो उनको पता है 1000 से 5000 तक तो इनकम पेंशन देने की योजना थी ये वाली।
इसमें मिनिमम पेंशन वुड बी गारंटीड बाई, कौन गारंटी कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्वियसली, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम है। अब इसके अंदर गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगी? इसमें गवर्नमेंट ने बोला कि भैया या तो हम 50% कंट्रीब्यूट करेंगे या 1000 रुपए, जो भी इसमें से मिनिमम होगा। इस स्कीम के अंदर, अब ये वाला मैं आपको समझाता हूं, इस स्कीम के अंदर क्या है, मिनिमम एज रखी गई 18 ईयर्स कि अगर आप 18 ईयर्स के हैं तो आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट इस स्कीम में जो ड्यूरेशन है, किस चीज की ड्यूरेशन? ड्यूरेशन फॉर कंट्रीब्यूशन इज 20 ईयर्स। कितनी है? 20 ईयर्स। 20 ईयर्स क्या एज है? ये कंट्रीब्यूशन की एज है। तो मतलब आपकी उम्र एटलीस्ट 40 साल होनी चाहिए। मतलब 41 की होगी तो आपका कंट्रीब्यूशन कितने साल का हो जाएगा? 19 साल का, क्योंकि कंट्रीब्यूशन लास्ट डेट कितनी है? 60 ईयर्स। ठीक है ना? अगर आप 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद आपको कंट्रीब्यूशन नहीं करना, क्योंकि 60 साल के बाद तो आपको पेंशन इसमें मिलेगी। तो अगर आप 41 साल के तो आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बट ये ऑप्शन क्या कह रहा है? ये ऑप्शन कह रहा है इट इज एप्लीकेबल ऑल द सिटीजन एज अबव 40 ईयर्स। तो ये गलत हो जाएगा। इट इज एप्लीकेबल फॉर द पर्सन हु आर एट 40 और बिलो 40। ठीक है ना? तो चलते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एनुअल प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? कितना है? इसका आंसर है 12। इसी के साथ में एक स्कीम और चालू हुई थी जिसका प्रीमियम कितना था? 332 रुपए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उस स्कीम का नाम क्या था जिसके अंदर जो प्रीमियम अमाउंट 332 रुपए रखा गया बाई जो प्रधानमंत्री बीमा योजना ही थी एक, उसका क्या नाम है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 5 के साथ। ओके, थैंक यू।